नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला की कुंडली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। इनके क्वेश्चंस आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और कुंडली पर क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं, क्या समझ में आ रही है, इन विषयों पर इनको जानना है और आगे के जीवन हेतु भी इनको सब कुछ जानना और समझना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही प्रश्नों पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को गहराई पूर्वक समझेंगे एवं बताने का कोशिश करेंगे। तो ये जो कुंडली है ना, इस कुंडली में काल सर्प दोष है। अब आज के वीडियो से ना मैं काल सर्प दोष का अर्थ आपको बताने का कोशिश करूंगा कि ये इनकी कुंडली में कितना ज़्यादा फलित है भी कि नहीं। अब जैसे इनके केंद्र में राहु एवं केतु है, इनके केंद्र में लगन में राहु है और सप्तम में केतु है। कंसेप्ट है, अगर कुंडली के सारे ग्रह राहु केतु के एक साइड आ जाए, या तो लेफ्ट साइड आ जाए, या तो राइट साइड आ जाए, या लेफ्ट साइड आ जाए, तो इसमें काल सर्प दोष मतलब काल सर्प दोष का निर्माण होता है। प्रचलित भाषा के अनुसार ये योग तब निर्मित होता है, कहने का अर्थ है लॉजिकल सेंस में, जब राहु लगन में हो और केतु सप्तम में हो। ठीक है, और इस कारणवश जातक की जिंदगी पर नाना प्रकार की समस्याएं रहती हैं। क्या क्या हो सकता है? विद्या में रुकावट आने की समस्या हो सकती है, और कहीं ना कहीं जातक जिंदगी पर थोड़ा बेचैन फील कर सकते हैं। करियर में बढ़ोतरी के समस्याओं को ये बताता है। तो अब इनकी कुंडली में कितना कितना ज़्यादा ये एक्टिव है, वो एक महत्वपूर्ण बात होगा देखना। तो इस विषय पर अभी आगे हम विचार करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, राहु और केतु के द्वारा जो काल सर्प दोष बनता है, इनके कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है। ये कम भी एक्टिव रहता है, ये ज़्यादा एक्टिव रहता भी नहीं है। अब ये कैसे होता है? अगर राहु और केतु के द्वारा काल सर्प बना है तो ये दो प्लैनेट्स के द्वारा बना है। अगर और प्लैनेट, सात और जो ग्रह बचे, जुपिटर बचा, शनि बचा, आपका मंगल बचा, चंद्र बचा, शुक्र, सूर्य, बुध बचा, अगर इसमें बल है तो इस दोष के इफेक्ट को बहुत हद तक ये कम कर देगा, कम रखेगा। इसके लिए जो बहुत ही अच्छा उपाय है वो महामृत्युंजय का जाप है पहला। दूसरा, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक में है, वहां जाके पूजा कराना चाहिए काल सर्प दोष का, अनंत काल सर्प दोष के लिए खास करके, क्योंकि ये केंद्र में बना है, ये कहीं ना कहीं तकलीफ देह माना जाता है। तो अभी जैसे इनकी कुंडली में बात कर ले हम, राहु इनका 16 डिग्री पर है, केतु 16 डिग्री पर है, तो बली है। सूर्य 17 डिग्री पर है, सूर्य कहाँ गया इनका ये देख लो, सूर्य 17 डिग्री पर है। चंद्रमा इनका डेफिनेटली 16 डिग्री पर है, मंगल 3 डिग्री पर है, और बुध इनका 2 डिग्री पर है, और गुरु इनका 28 डिग्री पर है, बृहस्पति जो कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, और शुक्र इनका 20 डिग्री पर है। चलो ठीक है, प्लैनेट्स में लगभग लगभग बल है। इस कुंडली के हिसाब से ये भी मंगली है और सिंह राशि आ रही है। इस कुंडली के हिसाब से मैं फलादेश पर विचार कर लूँ, ये कुंडली किस, यहाँ 7 लिखा हुआ है, तुला लगन की कुंडली है। ऐसे लोगों को त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं और थोड़ा लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम से ऐसे लोग परेशान रहते हैं। अभी मैं सूर्य पर विचार कर लूँ, सूर्य इनका 11वें घर का स्वामी है, भाग्य स्थान में बैठा है, जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। लाभेश अगर भाग्य स्थान में बैठ जाए तो जातक के जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, पैसे बहुत ज्यादा आते हैं लाइफ में। अब जब भी किसी भी कुंडली पर मैं काल सर्प दोष देखता हूं तो इनका हाथ जरूर देखता हूं। अगर हाथ पर ये योग पता चल जाता है कि कितना ज्यादा ये एक्टिव है, इनके कुंडली के हिसाब से अनंत काल सर्प दोष है, जो कि ज्यादा दुष्परिणाम देना चाहिए, लेकिन हाथ पर ना राहु रेखा बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब हुआ है कि बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, या फिर इसके शांति हेतु जातक के द्वारा उपाय कर लिया गया है। दो तरह की बात होती है। तो इनका चंद्रमा जो है, चंद्र मंगल बहुत बड़ा राजयोग बनाया हुआ है। चंद्रमा 5 लिखा हुआ है, 3 सिंह राशि में, 10 में केरल के स्थान का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। बहुत पैसा का धन, बहुत धनागमन को बताता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम धनागमन को। मंगल 7 में दूसरे, ये भी धन के मालिक का स्वामी है, और 9वें भाव में बहुत बड़ा राजयोग, चंद्र मंगल का राजयोग जो है ना बहुत बड़ा राजयोग होता है। दसमेश, सप्तमेश और द्वितीयेश, ये तीनों मिलके 11वें भाव में बहुत बड़ा राजयोग बनाए हुए हैं। जातक के भाग्य से पैसा ही पैसा, और मूल रूप से शादी के बाद भाग्य होते हैं, चूंकि सप्तम भाव कारक स्थान का स्वामी मंगल है, तो पति पक्ष से धन लाभ, हस्बैंड बहुत ज्यादा कमाई करते हैं, पैसे की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, धन के विषय धन को लेके कोई समस्याएं नहीं, कोई परेशानी नहीं। और ये मंगल बड़ा ही जबरदस्त है, चंद्रमा बहुत जबरदस्त है, एक्सट्रीम धन लाभ को बताता है, उच्च स्तरीय धन लाभ को बताता है।
बुध जो है इनका कहाँ बैठा है? बुध इनका बैठा है 90 हाउस में। बुध 90 घर का स्वामी है, स्वराशि में है। 12वें घर का स्वामी है, थोड़ी चूंकि खर्च के हाउस का स्वामी है, भाग्य के हाउस का स्वामी है, थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन भाग्यशाली हैं आप। और शुद्ध बुध के द्वारा बहुत बड़ा राजयोग बनाया है, बुधातित्व राजयोग। दो दो महाराजयोग इनकी कुंडली में बना है। जुपिटर भी सप्तम भाव में है, ये भी एक बड़ा राजयोग बनाता है किसी भी कुंडली पर। तो बड़ा राजयोग बना है। बुध आपका 90 भाव का स्वामी है और बुध 2 डिग्री पर है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का पन्ना पहन लिया, जिंदगी में बहुत ज्यादा परिवर्तन, एक्सट्रीम परिवर्तन आएगा और दिन दुगुनी रात चौगुनी करेंगे आप, और पैसे की जो फ्लो रहेगी ना वो बहुत जबरदस्त रहेगी। एक इमरल्ड रखने की आवश्यकता है, ये हर चीज से आपको बचाव करेगा। बुध भाग्य स्थान का स्वामी है, तो बहुत भाग्यशाली है आप। बृहस्पति पर विचार कर लूं, तीसरे छठे घर का स्वामी है और ये 7वें घर में बैठा है। तो गुरु अगर 7वें घर में बैठे तो हस्बैंड की तरफ से धन लाभ होता है। केतु के साथ है तो ये विशेषतम दोष को नहीं बताता। वैसे गुरु चांडाल दोष राहु के द्वारा बनता है, केतु के द्वारा आंशिक रूप से दोष बनाता है, लेकिन गुरु के लिए कंसेप्ट अगर ये 7वें घर में बैठ जाए तो जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी कर देता है। इनको हस्बैंड बहुत ही अच्छे मिले हैं, चूंकि इनका गुरु 7वें घर में बैठ के कहीं ना कहीं इसके जो हाउस है ना, इसके बल को और बढ़ा रहा है। ऐसे थंब रूल ये है कि बृहस्पति जिस घर में बैठता है उसको नाश करता है, लेकिन मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा है। मैं बता रहा हूं, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। इवन मैंने ये देखा है कि जहां बृहस्पति बैठता है उस घर के बल को इंक्रीज करता है। सब एस्ट्रोलॉजर्स के अपने अपने थेसिस होते हैं। मैंने जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस किया उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं और बता रहा हूं। और जुपिटर सप्तम भाव में मेरे हिसाब से इनको बहुत अच्छे हस्बैंड मिलने चाहिए, और इनके कुंडली के हिसाब से भी यही बात और इनको मिला भी है। चूंकि राहु केतु केंद्र में है, फिर भी इनके कुंडली में जो अनंत काल सर्प दोष है ये उतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। क्यों नहीं है? जुपिटर ने राहु को पूरा कंट्रोल में कर लिया, जुपिटर ने केतु को पूरा कंट्रोल में कर लिया। दोष बनाया, फिर भी ज्यादा दुष्परिणाम जातक की जिंदगी पर देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा कराया जाए, महामृत्युंजय का जाप कराया जाए, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। आइए मैं शुक्र पर विचार कर लूं। अस्त का शुक्र है, लग्नेश है, अष्टमेश है। अस्त का है लेकिन बलहीन नहीं है। सूर्य के कंपैरिजन में अस्त है लेकिन बलहीन नहीं है, याद रखना। 20 डिग्री पर बैठा है तो बल तो है ही, फल तो देगा ही। और शुक्र इनका 90 भाव बैठा है, लग्नेश, तो पोजीशन जो देखो कितना बढ़िया है। अष्टमेश अगर 90 भाव में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं आयु को बढ़ाता है, लंबी होती है। और शुक्र इनका 90 घर में बैठा है और ये लग्नेश होकर बैठा है, तो जातक बहुत संस्कारी होते हैं, पहला भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्य को लेके कोई दिक्कत नहीं होती। हस्बैंड बहुत ही अच्छे मिलते हैं। शुक्र के लिए डायमंड भी आप प्रेफर कर सकती हैं और ज्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा। शनि इनका चौथे पांचवें घर का स्वामी है, स्वराशि। शनि शत्रु राशि में है, कर्क राशि में स्थित है, चौथे पांचवें मतलब 4th हाउस का स्वामी होकर 10वें घर में बैठा है, चौथे को देख भी रहा है। उच्च स्तरीय गाड़ी मकान का सुख, डेफिनेटली शनि ताकतवर भी है। और शनि इनका 5वें घर मतलब पढ़ाई लिखाई कारक क्षेत्र का हाउस का स्वामी भी है। तो जातक के लाइफ में ना हर चीज की सुख सुविधा रहती है, संतान अच्छे होते हैं। शनि 10वें भाव में बैठा है तो ऐसे ही पैसा का बरसात होता है, लाइफ में धन की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। और शनि के लिए अगर नीलम पहन लिया जाए तो और ज्यादा सुखकारी और लाभकारी। तो नीलम रत्न भी आपकी कुंडली के हिसाब से सजेस्ट है, डेफिनेटली सजेस्ट है। राहु तुला राशि में है आपका, और केतु पर अगर मैं विचार कर लूं, केतु मेष राशि में। तो राहु केतु के जो दुष्परिणाम है, जो काल सर्प दोष बनाया है, गुरु कहीं ना कहीं इसको बैलेंस्ड कर रहा है। लेकिन फिर भी इसके लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि मैंने बताया। महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जाके आप पूजा करा सकती है, आपके लिए सुखद रहेगा। अभी राहु इनका आया है 2015 के बाद, तो 2015 से 18 थोड़ा सा गड़बड़ समय दिख रहा था। लेकिन चूंकि बृहस्पति की दृष्टि है और कहीं ना कहीं बृहस्पति बैलेंस्ड कर रहा है लगन को, तो राहु उतना भी दुष्परिणाम नहीं दे पाया होगा। प्रत्यक्ष रूप से कुंडली का अध्ययन कर रहा हूं, देख रहा हूं, दिखा रहा हूं, 15 के बाद भी वैसा कोई तकलीफ आपने फील नहीं किया होगा। थोड़े बहुत प्रॉब्लम के योग थे लेकिन बहुत तकलीफ नहीं दिया होगा। 18 तक राहु चला। आपके कॉपी बुक स्टाइल पर अगर मैं चलूं तो 2018 तक बहुत तकलीफ के योग थे, लेकिन ये दुष्परिणाम नहीं दिया होगा क्योंकि जुपिटर इसको बैलेंस कर रहा है। अभी भी इनका 2020 तक बृहस्पति चल रहा है, बहुत बेहतर है। शनि भी बहुत अच्छा ही रहेगा, बुध भी ठीक रहेगा, केतु थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है 2026 में। शुक्र फिर बढ़िया रहेगा, सूर्य ठीक रहेगा, चंद्रमा ठीक रहेगा, मंगल ठीक रहेगा, मतलब मैक्सिमम समय आपका ठीक रहेगा। बस करना यही है कि आपको इसके लिए उपाय कर लेना है। और कभी कभी मैंने देखा है कि राहु अगर कृपा दे दिए, अगर आपने इसका उपाय सार्थक रूप से कर लिया और आपके ऊपर कृपा हो गई, तो काल सर्प दोष रहने के बावजूद भी आपकी जिंदगी पर पैसे आते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे हिसाब से राहु कोई बहुत तकलीफ आपको नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसके लिए आपको रेमेडी कर लेना चाहिए। 2033 तक भी ठीक ही समय है
अब राहु के बाद जो आपका समय आएगा वो मैं थोड़ा देख लूँ। राहु के बाद आपका आएगा मंगल, ये गुरु आएगा। ये तो बहुत बेहतर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था इनकी कुंडली का विश्लेषण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।